अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। टीचर्स ट्रेनिंग के आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की जो किसी वजह से स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल टीचिंग। इस ट्रेनिंग के अंदर आज हम सीखेंगे कि किस तरह से अपनी क्लास के ऐसे बच्चों को ऊपर लाया जाए जो कि पढ़ाई और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत नीचे है। सबसे पहले हम मसले को डायग्नोज करेंगे और फिर मतलूबा सॉल्यूशन पर अमल करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टीचिंग के बारे में। व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक टीचिंग? डायग्नोस्टिक टीचिंग आखिर क्या है? डायग्नोस्टिक टीचिंग refers to a process that enables student to detect, understand and correct misconceptions in their work. डायग्नोस्टिक टीचिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें नॉट ओनली स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स को भी ये असेस करने में, डिटेक्ट करने में मदद करता है कि स्टूडेंट्स की कौन सी जगह पे कमज़ोरी है, उसमें कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी चीज़ जो आप उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हो उसमें कहाँ पर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वो स्टूडेंट फेस कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए आपको कौन सी टीचिंग की ज़रूरत है? डायग्नोस्टिक टीचिंग, डायग्नोस्टिक असेसमेंट की ज़रूरत है। अंडरस्टूड? डायग्नोस्टिक टीचिंग के बारे में बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने थॉट्स प्रोवाइड किए हैं। अ टेस्ट दैट इज शार्पली फोकस्ड ऑन सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ स्किल or some specific cause of difficulty in acquiring a skill, and that is useful in suggesting specific remedial actions that might help to improve mastery of that skill is a diagnostic test अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। डायग्नोस्टिक टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट या असेसमेंट ये एक ऐसा तरीके का टेस्ट है जो शार्पली फोकस किया गया है सो दैट वो बच्चों की जो स्किल्स है, जो न्यू स्किल्स को वो डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को पहचाने, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको वो आइडेंटिफाई करे एंड अकॉर्डिंग टू द डिफ़िकल्टीज़ फिर उनको रेमेडियल मेजर्स भी प्रोवाइड करे जिसकी मदद से हम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है या जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं और उनको लर्निंग में हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। Now from this concept we identify another concept, and that concept is about remedial. So now let's discuss what is remedial teaching. Remedial teaching क्या है? Remedial teaching is the teaching or instructional work carried out to provide remedial measures to help the pupils to get rid of their common or specific weaknesses. Remedial teaching एक तरीके का teaching और instructional काम है जो रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? स्टूडेंट्स को। किन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है? जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, जो लर्निंग में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, जो कोई न्यू स्किल्स जो है उसको एक्वायर करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करता है और सॉल्व करने के अलग अलग मेजर्स प्रोवाइड करता है डिपेंडिंग कि बच्चे की जो वीकनेस है वो किस तरीके की है, वो जनरल है या वो कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वीकनेस है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड किया जाता है सो दैट उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके और उसे लर्निंग में हेल्प की जा सके। क्लियर? क्लासरूम एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज़ एंड डिसेबिलिटीज़ के साथ में। तो सबसे पहला टास्क है एक टीचर का कि जो लर्नर है उसके डिफ़िकल्टीज़, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसके जो डिसेबिलिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करें, जिसकी मदद से हम फिर लर्नर को स्पेशल मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट उसकी लर्निंग को हम इम्प्रूव कर सके, स्मूथ कर सके। काइंड्स ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ अ चाइल्ड कैन हैव आर एज फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं जिसकी मदद से हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि बच्चे कौन सी परेशानियों को सामना करते हैं, उनको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ है लर्निंग में। सबसे पहला एग्जाम्पल है पुअर मेमोरी। बच्चों की जो मेमोरी है, जो याददाश्त है वो कमज़ोर होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्विक लर्नर होते हैं, आप उनको कुछ भी सिखाओगे तो फटक से सीख जाते हैं। जितनी जल्दी वो सीख जाते हैं उतनी ही जल्दी वो भूल भी जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो स्लो लर्नर्स है एंड उनकी मेमोरी भी बहुत पुअर है। ठीक है, हम उनको बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ सिखाते हैं पर वो ज़्यादा देर तक उसको याद नहीं रख सकते। तो हमको इन दोनों पॉइंट्स को भी याद रखना पड़ेगा व्हाइल डीलिंग विद द डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में ऐसे आते हैं जिनका मोटिवेशन ही नहीं होता है पढ़ने के लिए। सो वो लोग क्या करते हैं, क्लासरूम में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब बच्चा मोटिवेट नहीं हो पाएगा, उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, तो वो अटेंशन कहाँ से प्रोवाइड करेगा। सो अटेंशन पाने के लिए सबसे पहली कड़ी क्या होती है, मोटिवेशन। सो ये भी एक कमी है जो हमको लर्नर्स में देखने को मिलती है, विच यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। जिस तरीके से अटेंशन या कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है मोटिवेशन के ऊपर, तो मोटिवेशन भी डिपेंडेंट है बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस या उनके सेल्फ एस्टीम के ऊपर। सो सेल्फ एस्टीम अगर किसी बच्चे का कम है या किसी बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा खुद को इस काबिल ही नहीं समझेगा कि उसे उस क्लास में बैठना चाहिए, उसे पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो बच्चे फेस करते हैं लर्निंग के वक्त। एक और एग्जाम्पल है, फेसेस डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। अगर हम मोटिवेशन, अटेंशन या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो कंसेप्ट है उसे छोड़ दें, ठीक है, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मोटिवेटेड भी होते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, बट उनको दूसरी टाइप की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, जैसे कि वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक तरीके की डिफ़िकल्टी है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है। दीज आर ओनली सम फ्यू एग्जाम्पल्स विच आई एम एक्सप्रेसिंग और डिस्कसिंग विथ यू, बट ऐसे बहुत सारे अलग अलग और भी डिफ़िकल्टीज़ है जो बच्चे क्लासरूम में फेस करते हैं। सो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जो रेमेडियल टीचिंग है वो सक्सेसफुल हो, वो कामयाब हो, तो आपका जो डायग्नोस्टिक है या डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। द सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग लाइज बिहाइंड द प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स और द डिफ़िकल्टीज अ चाइल्ड फेसेस। तो ये पॉइंट जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला तो आपको पूछ लेगा कि रेमेडियल टीचिंग किस टाइप का काम है या किस टाइप का टीचिंग है, तो वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो एक इंस्ट्रक्शनल टाइप ऑफ वर्क है, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको पूछेगा कि सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली आप रेमेडियल टीचिंग तभी प्रोवाइड कर सकते हो जब आपने प्रॉपर प्रॉब्लम जो है, जो डिफ़िकल्टी है या जो डिसेबिलिटी है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना। अगर जब तक आप मेन जो जड़ है, जो मुसीबत है, उसे ही नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो उसके लिए सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करोगे। सो सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम or the difficulties or the disabilities of a child. Clear? Once you diagnose the learning difficulties of a child, you have to come up with some strategies of providing remedial teachings. So for that, now let's discuss the strategies for remedial teaching. The first strategy is individualized education program. जैसे ही आप diagnose कर लेते हो कि बच्चे कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान करनी पड़ेंगी, जिसमें हमारा सबसे पहला स्ट्रैटेजी है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके तहत जो बच्चा है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसको हमको अच्छे से डायग्नोस करना पड़ेगा और उसको इंडिविजुअली सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, रेमेडियल मेजर्स लेने पड़ेंगे, जिसमें आप सिर्फ उस बच्चे के ऊपर ही फोकस करोगे, उस बच्चे के जो प्रॉब्लम्स है इंडिविजुअली उसके ऊपर ही फोकस करोगे। इन दैट वे क्या होगा, यहाँ पर आप भी उसके ऊपर फोकस कर रहे हो एंड आप उनके पेरेंट्स जो हैं उनको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करोगे। तो दोनों तरफ से जब टीचर और पेरेंट काम करेगा बच्चे के ऊपर, तो उसकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टी है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी एंड उसका जो लर्निंग है वो बहुत ही इम्प्रूव होगा और स्मूथ भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग को मास्टरी लर्निंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइप ऑफ टीचिंग में क्या होता है, आप जो पर्टिकुलर स्किल है, जो डायरेक्ट स्किल है बच्चों का, उसके ऊपर ध्यान देता है एक टीचर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा कि आपका जो स्टूडेंट है या आपका जो चाइल्ड है उसको मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो या कॉलम मेथड से हो, उसे मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है सॉल्व करने। तो इसका बेसिक रूट क्या है, उस बच्चे को टेबल्स प्रॉपरली नहीं आता होगा, इसी वजह से उसको मल्टीप्लिकेशन के जो प्रॉपर सम्स है वो सॉल्व करने नहीं आते। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस बच्चे को जो मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स है वो पहले लर्न करवाओगे, और ये आपको तब तक प्रैक्टिस करवाना है जब तक वो उसमें मास्टरी नहीं हासिल कर लेता। जब तक बच्चा बाय हार्ट नहीं कर लेता पूरे टेबल्स, तब तक वो प्रॉपरली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। सो डायरेक्ट टीचिंग में एक पर्टिकुलर स्किल को डायरेक्टली सिखाने पर फोकस किया जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है इंडिविजुअल टीचिंग। इंडिविजुअल टीचिंग एक ऐसे तरीके का टीचिंग है, काइंड ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड ही कह सकते हो आप, पर इसमें क्या होता है ना, आप 1 to 1 मतलब जो स्टूडेंट होते हैं एक टाइम पे एक लर्नर पे ही ध्यान दिया जाता है। समटाइम्स कुछ ज़्यादा स्किल्ड टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो मल्टीपल लर्नर्स को डील करते हैं, पर उनका जो लर्नर स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज़ है उनको पॉइंट आउट करते हैं, उन सारी चीज़ों को वो स्पेसिफिकली उस बच्चे के ऊपर फोकस किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसको गाइड किया जाता है, उसके प्रॉब्लम के बेसिस पर जनरली नहीं लिया जाता है। ठीक है, क्लासरूम में 4-5 लर्नर्स है, 4-5 में कोई ना कोई कमज़ोरी है, तो आप क्या करोगे, स्पेसिफिकली लर्नर ए में कौन सी कमज़ोरी है, लर्नर बी में कौन सी कमज़ोरी है, उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे एंड देन आप इंडिविजुअली उन पर फोकस करोगे। फॉर एग्जाम्पल लर्नर ए की राइटिंग ख़राब है तो आप उसकी जो राइटिंग है उस पर फोकस करोगे, जो लर्नर बी है उसका रीडिंग ख़राब है तो आप उसके रीडिंग स्किल्स पर काम करोगे। तो ऐसा करके जो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स है ना, पर्टिकुलरली आपको उनको सिलेक्ट करना है और इंडिविजुअली जो उनके डिफ़िकल्टीज़ है उस पर ध्यान देना है, उस चीज़ को हम इंडिविजुअल टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है पीयर सपोर्ट। आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कुछ बच्चे लर्निंग में इसलिए नहीं ध्यान दे पाते क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत वीक होता है या उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत वीक होता है। तो अगर आप ऐसे कभी बच्चों को एक्सपीरियंस करते हो और डायग्नोसिस करते हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब आप बच्चे को डायरेक्टली सिखाने की कोशिश करोगे तो वो सबसे पहले सीखने के लिए रेडी ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेटेड ही नहीं है उसको सीखने के लिए। तो सबसे पहला मेजर आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, पहले तो आप उसको क्लासरूम में इन्वॉल्व करना सिखाओ। आप उसको कैसे इन्वॉल्व करवा सकते हो, जब उसके साथ जो दूसरा बच्चा है वो इंक्लूड होगा, इंक्लूसिव फील करवाएगा कि कोई बात नहीं, तुमको नहीं आता है मुझको आता है, फिर भी हम एक ही क्लास में हैं और हम साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं। यू ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी एंड आई ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी, जस्ट आगे पीछे है रेस में। तो बच्चे को थोड़ा बहुत मोटिफिकेशन मिलेगा एंड फिर उसे थोड़ा सा इंक्लूजन फील होगा। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे तो अलग ही छोड़ दिया गया है, मुझे कुछ नहीं आता है तो मेरा कोई होप ही नहीं है इस क्लास में, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो धीरे धीरे जब उसको उसका पीयर सपोर्ट मिलेगा, जब उसके पास जो उसका पीयर है वो उसको हेल्प करेगा, उसके जो डिफ़िकल्टीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 बच्चे बैठे हैं, किसी एक बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पास जो अच्छा एक बच्चा है वो उसको थोड़ा सा 1-2 वर्ड बता देता है कि इसको ऐसे करके पढ़ो, उसको वैसे करके पढ़ो। धीरे धीरे वो उसके साथ फेमिलराइज हो जाता है एंड वो अब कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। तो वहाँ पर आप इंटरफेयर कर सकते हो और उस बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट है, एक्स्ट्रा जो मेजर्स है उसकी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हो। तो पीयर सपोर्ट हम तब प्रोवाइड करते हैं बेसिकली जब एक बच्चे के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत कमज़ोर है, तो हम उस बच्चे को सबसे पहले पीयर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे सो दैट उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो सके एंड फिर उसके बाद में जो टीचर है वो इन्वॉल्व होगा सो दैट वो उसकी लर्निंग को और ईजी कर सके और उसको इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है रिवॉर्ड स्कीम। क्लासरूम में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शरारती है पर उनके अंदर जो लर्निंग डिफ़िकल्टी है वो इतना कुछ खास है नहीं, बस उनकी आदत ख़राब है और वो टिक कर एक जगह पर बैठकर पढ़ना नहीं चाहते। इनको हम क्यूरियस बच्चे भी कह सकते हैं, नॉटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को अगर हम चाहते हैं कि वो क्लासरूम में फोकस करे, पढ़ाई पर ध्यान दे, तो इसके लिए हम वेरियस रिवॉर्ड स्कीम्स जो है ना वो क्लासरूम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, वहाँ पर रिवॉर्ड पाने की जो इच्छा है उससे मोटिवेट होकर लर्निंग पर ध्यान देगा, अपने स्टडीज़ पर ध्यान देगा। आई होप आपको कंसेप्ट दोनों ही अच्छी तरीके से समझ आ चुके हैं। तो चलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कुछ MCQs को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि आपको कंसेप्ट कितनी अच्छी तरीके से समझ आया है। तो सबसे पहला MCQ है, रेमेडियल टीचिंग कैन बी प्रॉपरली कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम्स ऑफ। रेमेडियल टीचिंग आप किस तरीके से प्रॉपरली कंडक्ट कर सकते हो, किस आउटकम्स के बेसिस पर आप रेमेडियल टीचिंग को कंडक्ट कर पाओगे। इसके लिए हमारे ऑप्शंस है, A अचीवमेंट टेस्ट, B क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, C डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड D नन। रेमेडियल टीचिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेमेडियल टीचिंग की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, याद कीजिए तो ज़रा। येस, करेक्ट। जितने लोगों ने ऑप्शन C को सही बोला है उनका आंसर करेक्ट है। रेमेडियल टीचिंग प्रॉपरली हम तभी कंडक्ट कर सकते हैं जब हम पहले डायग्नोस्टिक टीचिंग जो है उसको अचीव कर लेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेमिडियल टीचिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, रेमिडियल टीचिंग को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस है ए स्पेशल एजुकेशन, बी टेक्निकल एजुकेशन, सी कंपेंसेटरी एजुकेशन या फिर डी लर्निंग बाय डूइंग। नाउ सी, रेमिडियल टीचिंग हम कब प्रोवाइड करते हैं? जब हम बच्चे को क्लासरूम में पढ़ाते हैं, जो लर्नर्स है वो कुछ ना कुछ जो डिफ़िकल्टीज़ है वो फेस करते हैं, जिसकी वजह से जो सारे लर्नर्स के साथ में सेम स्पीड से नहीं चल पाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस बच्चे के ऊपर स्पेशल ध्यान देते हैं, उसे अलग अलग तरीके से समझाने की और सिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी जो लर्निंग है उसमें जो कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं। तो रेमिडियल टीचिंग को इसी वजह से कंपेंसेटरी एजुकेशन भी कहा जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ रेमिडियल टीचिंग डिपेंड्स ऑन सी। ये क्वेश्चन कितनी बार आता है? ए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है प्रॉपरली आप उसको आइडेंटिफाई कर लो। बी लिंग्विस्टिक रूल्स नॉलेज, मतलब जो लैंग्वेज के रूल्स है आप उसकी जानकारी रखो। सी टाइम डिवोटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब बच्चा प्रॉपर टाइम कितना लगा रहा है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। या फिर डी रेमिडियल टीचिंग मटेरियल्स, मतलब रेमिडियल टीचिंग की जो स्ट्रैटेजीज़ है, जो मटेरियल्स है, उनकी मदद से रेमिडियल टीचिंग को हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था और एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था कि रेमिडियल टीचिंग का एक्चुअल सक्सेस डिपेंड करता है डायग्नोसिस के ऊपर। और डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, जो बच्चों की कमियां हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हमारा सबसे करेक्ट आंसर है और बेस्ट आंसर है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करोगे और उसकी वजह क्या है उसको जानोगे, तो ही आपका जो रेमिडियल टीचिंग है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। अंडरस्टूड? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स कैन रेमिडिएट फॉर द स्टूडेंट्स विद लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी बाय। टीचर्स ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे रेमिडिएट करें जिनको लैंग्वेज सीखने में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आ रही है? हमारे ऑप्शंस है ए कंडक्ट द एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट किया जाए। बी फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस, जो बच्चों का इंडिविजुअल प्रोग्रेस है उस स्टूडेंट का, उस लर्नर का, उस पर फोकस करे और उसको इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे। सी प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर समराइज एंड सिंप्लीफाइड, कोई भी सिंपल सा नोट्स उनको प्रोवाइड कर दे और उनको कहा जाए कि तुम इसको याद करके आ जाना। या फिर डी इनिशियली गिविंग इन्फॉर्मेशन एज रीड ओनली एंड नो राइटिंग, मतलब शुरुआत में हम उनको कहेंगे कि तुम्हारा लैंग्वेज अच्छा नहीं है तो तुम सिर्फ रीडिंग करो, सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो, राइटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लगता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा सबसे पहला टास्क होना चाहिए कि बच्चों में कौन सी लर्निंग डिफ़िकल्टी है उसको आइडेंटिफाई करना एंड देन इंडिविजुअली फोकस करना, स्पेसिफिकली फोकस करना कि उसको कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, उसको अच्छे से मॉनिटर करना और फिर उसको अच्छे से गाइड करना, उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग किस तरीके का काम है? हमारे ऑप्शन है ए इंस्ट्रक्शनल, बी नेगेटिव, सी थियोरेटिकल, डी इम्पेरेटिव। बहुत ही इजी सा सवाल है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शनल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच टाइप ऑफ टीचिंग द मेन पर्पस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर द करेक्शन ऑफ एरर इन ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग। ऐसा कौन सी टीचिंग का मेन पर्पस है जिसमें हर एक जो भी एरर होती है लर्निंग में उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको करेक्ट करना। हमारे ऑप्शंस है ए डायग्नोस्टिक, बी अचीवमेंट, सी रेमिडियल एंड डी बोथ ए एंड सी, मतलब डायग्नोस्टिक भी और रेमिडियल भी। क्या लगता है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेमिडियल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मेन पर्पस क्या बोला जा रहा है? डेवलपमेंट लाना, किस में? अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू जो एरर्स है आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, पॉइंट आउट कर लिया, आप उसमें डेवलपमेंट लाने की, बताने की कोशिश कर रहे हो, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। डायग्नोस्टिक में हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते, इम्प्रूव नहीं करते। रेमिडियल में हम इम्प्रूवमेंट ले आते हैं। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ए एंड सी दोनों ऑप्शन में दे दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन को
ध्यान से और संभल कर पढ़ना है और समझना है कि आपको क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको पूछा गया था कि मेन पर्पस है डेवलपमेंट करना, मतलब सुधार करना, जो भी एरर्स फाइंड आउट की गई है लर्निंग में। तो ऐसा सिर्फ एक ही चीज़ में पॉसिबल है, वो है रेमेडियल में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेमेडियल टीचर मस्ट कोऑपरेट विथ dash to seek for the professional support with a view to helping pupils solve their problems। एक रेमेडियल टीचर को किससे कोऑपरेट करना चाहिए? जो स्टूडेंट्स है उसके प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए, कोप अप करने के लिए। हमारे ऑप्शंस है, ए रिलेटेड प्रोफेशनल, एक बहुत ही प्रोफेशनल पर्सन जिनको इसका आइडिया है किस तरीके से हम स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट ले आ सकते हैं। बी स्ट्रिक्ट ट्यूटर्स, ऐसे ट्यूटर्स जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं नेचर में। सी जो इंग्लिश एक्सपर्ट्स होते हैं। हाउ आर यू अवेयर कि जो बच्चे को प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है और दूसरे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है? तो ये तो हमारा ऑप्शन का हो नहीं सकता, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। या फिर डी रिलेटेड बुक राइटर्स, जिन्होंने बुक लिखा है उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनसे कोरिलेट करना चाहिए या कोऑपरेट करना चाहिए। व्हाट यू थिंक, क्या करना चाहिए? हमारा करेक्ट आंसर है रिलेटेड प्रोफेशनल। रिलेटेड प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जैसे कि काउंसलर्स होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली हम बच्चों को उसी के अकॉर्डिंगली, उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंगली रेमेडिएशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एक रेमेडियल टीचर को जो रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर? तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रैटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग? इनमें से कौन सा ऑप्शन स्ट्रैटेजी नहीं है रेमेडियल टीचिंग का? हमारे ऑप्शंस है, ए एडवांस लर्निंग स्ट्रैटेजी, बी एक्शन रिसर्च, सी मास्टरी लर्निंग स्ट्रैटेजी, या फिर डी ब्रांचिंग प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एडवांस लर्निंग स्ट्रैटेजी। बच्चा ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, जो नॉर्मल टीचिंग हो रही है उसी में, तो वहाँ पर हम उसे कोई भी एडवांस टीचिंग चीज़ें कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आज का हमारा ये सेशन आपको फ्रूटफुल लगा हो, कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे।